life in the rural area, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जीवन, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन। इसमें आपको बता दिए थे, आज आपको बताना है द परमानेंट सेटलमेंट 1793। ये भी तो हो गया था ना, इसका रिवीजन खाली करो। देखिए, द परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू हुआ था भारत में, ये याद रखिएगा। द परमानेंट सेटलमेंट, द परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? 1793। ये याद रखिएगा। यानी बात करें तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन कब लागू हुआ? 1793। ये याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के समय, वारेन हेस्टिंग्स जनरल के समय, गवर्नर जनरल के समय हाईएस्ट बिडर, कहने का मतलब ऊंचा बोली राजस्व को संग्रह करने के लिए लगाया गया था। राजस्व संग्रह करने के लिए बोली लगाया जाता था। जो ज्यादा बोली लगाएगा वही राजस्व संग्रह करेगा। जैसे हम ज्यादा बोली लगाए 1 करोड़ तो हम राजस्व को संग्रह करेंगे, और राजस्व संग्रह भी फिक्स होता था, और उसमें फायदा भी होता था। जो संग्रह करता था जिसको भी मिलता था सरकार के द्वारा, तो बोली लगाया जाता था। लेकिन जब ये बोली वाला सिस्टम जो था ये सफल नहीं हुआ। ये सिस्टम क्या हुआ? बोली वाला सिस्टम सफल नहीं हुआ। तो इसके बाद इसलिए ऑर्डर टू इंश्योर स्टेबल एंड फिक्स इनकम द कंपनी अंडर गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए अस्थायी और निश्चित आय को लेने के लिए फिक्स किया गया। अस्थायी और निश्चित किसके टाइम में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, इसने कहा कि नहीं, एक तय किया जाए राजस्व संग्रह करने के लिए जो राशि है, अमाउंट है, वो तय किया जाए। अमाउंट को क्या किया जाए? तय किया जाए। राशि को क्या किया जाए? तय किया जाए। और ये राशि जो है मुख्य रूप से बंगाल और बिहार पर, ये राशि जो है बंगाल और बिहार के भू राजस्व पर तय किया गया। किस पर तय किया गया? बंगाल और बिहार के भूमि पर तय किया गया कि एक निश्चित राशि में आपको राजस्व देना होगा। एक निश्चित राशि में क्या देना होगा? राजस्व देना होगा। किसके समय में तय किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बात आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में, याद रखिएगा ये बात है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रश्न याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में कौन हुआ? तो द परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। और इसमें क्या होता था? परमानेंट सेटलमेंट में एक निश्चित राशि तय किया गया था। निश्चित राशि बंगाल और बिहार के भूमि क्षेत्र में एक निश्चित राशि तय किया गया था कि आपको साल में इतना राशि देना होगा। परमानेंट सेटलमेंट समझ में आया? और इसके बाद जो है सेकंड में आप समझिए द महलवारी सिस्टम, इसको हिंदी में भी बोलेंगे महलवारी व्यवस्था। इसमें ध्यान दीजिए क्या था। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वारेन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पार्ट ऑफ
मध्य प्रदेश एंड पंजाब बाय होल्ट मैकेंजी इन 1822। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि महलवारी व्यवस्था जो है 1822 ईस्वी में लागू किया गया। महलवारी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1822 ईस्वी में। पूछेगा महलवारी सिस्टम जो है कब लागू किया गया? 1822। और दूसरा लाइन ये याद रखिएगा कि यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजे के द्वारा, किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजे। ये भी बात याद रखिएगा, होल्ट मैकेंजे। होल्ट मैकेंजे व्यक्ति का क्या नाम था? होल्ट मैकेंजे। ये मैकेंजे के द्वारा लागू किया गया था। होल्ट मैकेंजे, होल्ट मैकेंजे के द्वारा 1822 ईस्वी में महलवारी सिस्टम को लागू किया गया था। याद आपको करना होगा कि महलवारी सिस्टम जो है क्यों किसने लागू किया? होल्ट मैकेंजे। होल्ट मैकेंजे ने 1822 ईस्वी में किस क्षेत्र में लागू किया था? ये भी याद रखिएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में, और पंजाब में, और पंजाब में। तो 3 क्षेत्र में लागू किया था। 3 क्षेत्र में कौन व्यवस्था लागू हुआ था? महलवारी व्यवस्था। कहाँ कहाँ? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा, और पंजाब। और कहाँ? पंजाब। ये 3 क्षेत्र में कौन व्यवस्था लागू किया गया था? महलवारी सिस्टम। किसने लागू किया था? होल्ट मैकेंजे। कब लागू हुआ था? 1822। 1822 समझ में आ रहा है ना? यस सर। 1822 में लागू हुआ था। होल्ट मैकेंजे लागू किया था, महलवारी सिस्टम को लागू किया था। अब सुनिए इसमें क्या था। अंडर दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में ऑनरशिप ऑफ लैंड, ऑनरशिप ऑफ लैंड कहे तो भूमि के स्वामित्व, भूमि के स्वामित्व वाज वेस्टेड और ग्रुप ऑफ विलेज, वेस्टर्न ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी गांवों के समूह में निहित था। यानी इसमें जो था कई गांवों के भूमि के स्वामित्व एक होता था। यानी 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव मिला के मैंने कई गांव होता था, और उसको राजस्व कलेक्शन करने वाला, राजस्व को संग्रह करने वाला, लेने वाला एक व्यक्ति होता था। क्या व्यक्ति होता था? एक व्यक्ति, जिसको महल कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? महल। ये बात याद रखिएगा। वो जो तहसीलदार था राजस्व महलवारी में, उसको क्या कहा जाता था? महल। जो राजस्व को संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, गांव-गांव जाकर, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? महल। क्या कहा जाता था? महल। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, यानी राजस्व संग्रह का जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहे तो जिम्मेदारी। क्या था? जिम्मेदारी था। भूमि राजस्व को संग्रह करने का महल को जिम्मेदारी था। यानी भूमि राजस्व कौन संग्रह करेगा? महल। महल कौन होता था? वो व्यक्ति कई गांव, हाँ, वो महल जो होता था उसको महल कहा जाता था। जो व्यक्ति जो राजस्व को संग्रह करता था गांव-गांव जाकर उसको क्या कहा जाता था? महल। इसी को जो जवाबदेही होता था, इसी को जिम्मेदारी होता था। इसी को क्या होता था? जिम्मेदारी। इसी को सौंपा गया था कि राजस्व संग्रह तुम ही करोगे। रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? तो महल करेगा। रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? महल करेगा। बात को समझ में आया कि नहीं? तो रेवेन्यू कलेक्शन महलवारी व्यवस्था में कौन करता था? महल। अब आपको 3-4 बात समझ में आ गया होगा। पहला बात कि महलवारी सिस्टम किसने लाया? तो होल्ट मैकेंजे ने। किसने लाया था? होल्ट मैकेंजे। दूसरी बात याद रखना है कि इसने कब लागू किया था? 1822। और तीसरी बात याद रखना है कि कौन कौन क्षेत्र में महलवारी व्यवस्था को लाया गया था? पंजाब में। पहला पंजाब, दूसरा में याद रखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और तीसरा में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र।
मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में कौन व्यवस्था लागू किया गया था? महलवाड़ी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम पर। द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। कौन सिस्टम है भाई? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी को हिंदी में भी बोलेंगे रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या कहता है सुनिएगा। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, बाय थॉमस मुनरो इन मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। थॉमस मुनरो ने लागू किया था। याद रखिएगा कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो। कौन मुनरो? थॉमस मुनरो। कब नहीं दिले है भाई? थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कब कब का बात तो नहीं, कब नहीं दिले है, लगभग याद कर लीजिए। लगभग में ये लागू हुआ था, यानी 1822 से ऊपर ही लागू हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था, इतना याद रखिए, थॉमस मुनरो ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। और ये याद रखिएगा, ये कहाँ लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ लागू किया था? मद्रास में, मद्रास में लागू किया था। ये बात आपको याद होना चाहिए। कहाँ लागू किया था? मद्रास में। दूसरा, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत द रायत और पीसेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जो किसान, रायत, जिसको किसान को रायत भी बोला जाता है, किसान या रायत, ये रायत जो है भूमि का मालिक, भूमि का मालिक, ऑनर ऑफ द लैंड, भूमि का मालिक तब तक रहता था, भूमि का मालिक तब तक रहता था, जब तक, तब तक रहता था जब तक वह अपने हाथों से, अपने हाथों से राजस्व को भुगतान करता था। राजस्व को क्या करता था? भुगतान करता था, यानी राजस्व देता था। जब तक राजस्व वो देता था तब तक वो भूमि का क्या रहता था? मालिक रहता था। भूमि का क्या रहता था? मालिक रहता था। जैसे ही राजस्व अंग्रेजों को देना बंद करता, वो भूमि का मालिक भी उसको से खत्म कर दिया जाता। यानी कहता है आगे कि बट द रेवेन्यू आज एक और भी डेंट एंड हाई। इस व्यवस्था में राजस्व ऊंचा था, राजस्व की दर क्या था? ऊंचा, हाई था। हाई यानी कहे तो ज्यादा राजस्व लिया जाता था, और वो भी कितना? उपज का 50%। कहता है कि 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, उपज का कितना लिया जाता था? 50%। उपज का कितना परसेंट? 50% लिया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। याद रखिएगा, बट सच ए हाई रेट ऑफ रेवेन्यू क्रिएटेड रेसेंटमेंट अमंग द फार्मर। ये व्यवस्था में किसान राजस्व को देने में असंतुष्ट महसूस करते थे। राजस्व को देते थे 50%, लेकिन वो क्या? असंतुष्ट महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे? असंतुष्ट, असंतुष्ट, असंतुष्ट। अब आगे सुनिए, ईदारदारी सिस्टम। कौन सिस्टम? ईदारदारी। एक ये भी सिस्टम समझ लीजिए, इजरदारी, इजरदारी सिस्टम।
इजारदारी सिस्टम, इसमें क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा। दिस it was during Warren Hastings tenure that this system came to be introduced। कहने का मतलब है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इजारदारी व्यवस्था को लागू किया था। इजारदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने लागू किया था? It is also known as system of action become the land was given to the highest bidder। कहने का मतलब है इस प्रणाली में भी हाईएस्ट बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाता था। जो हाईएस्ट बोली, जैसे कहने का मतलब है मैंने 1 करोड़ रुपया का दिया तो हमको वो रैयतवारी सिस्टम का हेड बना दिया और हम ही उसका हेड हो गए। रैयतवारी सिस्टम में जो राजस्व वसूलना रहता था वो राजस्व वसूलने का काम हम करते थे। इसमें क्या लगाया जाता था? हाईएस्ट बोली, और जितना वसूल के हम लाते थे वो मेरा, हम तो सरकार को दे दिए। मैंने कहा दिए कि ठीक है ये क्षेत्र जितना है इसमें रैयतवारी व्यवस्था है, इसमें हमारे ऊपर भार दिया गया क्योंकि हम सरकार को 1 करोड़ रुपया दे दिए। 1 करोड़ सरकार को पहले दे दिए, अब हमको सरकार भार दे दिया कि रैयतवारी सिस्टम में जहाँ जहाँ रैयतवारी व्यवस्था लागू है वहाँ राजस्व को कलेक्ट करिए। क्या करिए? कलेक्ट। और वो कलेक्ट करिएगा तो आपका होगा, यानी हमारा होगा। हम कहा कि सरकार को दे दिए पला नहीं, तो हम जब कलेक्ट करने जाते थे तो किसानों से ज्यादा शोषण करके ज्यादा ले आते थे। 50% तो लेते ही थे। जहाँ खेती अच्छा तरह से नहीं हुआ है वहाँ भी खेती में वहाँ पर भी 50% उपज का कलेक्शन कर लेते थे। किसानों को ज्यादा नुकसान होता था। किसानों को क्या होता था? ज्यादा नुकसान। इसमें भी बोली लगता था, याद रखिएगा। इजारदारी में भी क्या लगता था? बोली लगता था। क्या लगता था? बोली। मोस्ट ऑफ द बिडर यूजुअली ऑफर्ड मोर देन दे कुड एक्चुअली पे। एकदम एक्चुअली पे किसान करता था, यानी बोली लगाया, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो ये व्यवस्था को क्या करेगा? ये व्यवस्था को संभालेगा। ये व्यवस्था को क्या करेगा? संभालेगा। They did not cultivate the land themselves। जो जहाँ पर फसल नहीं होता था वहाँ पर भी कोई यहाँ पर छूट नहीं था, कोई छूट नहीं था। They had the tenants or a small farmer to do it for them। प्लस में क्या होता था? जो बोली में खरीदा, जो बोली में क्या किया? खरीदा, वो किसानों के द्वारा यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा राजस्व को एकत्र करवाता था। दूसरे व्यक्ति के द्वारा राजस्व को क्या कराता था? एकत्र करवाता था। द कंडीशन ऑफ दिस फार्मर वाज मिसेरेबल बिकॉज द बिडर्स वुड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम देम। कहने का मतलब है कि इसमें जो वसूलने जाता था वो मैक्सिमम राजस्व को वसूलता था। मैक्सिमम राजस्व को क्या करता था? वसूलता था। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं व्यवस्था जो बताया, चारों व्यवस्था बता दिया। पहला बताया क्या? परमानेंट सेटलमेंट। कब लागू हुआ? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लागू हुआ था। इसके बाद महलवारी सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? होल्ट मैकेंजे के द्वारा। कब लागू किया? 1822। कब लागू किया गया? 1822। कौन कौन क्षेत्र में लागू किया गया था? याद है? पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में और पंजाब में। और कहाँ? पंजाब में। और जो भूमि के स्वामित्व हुआ करता था वो गांवों के ग्रुप का होता था। गांवों के क्या होता था? ग्रुप का। और उसे महल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महल। एक रैयतवारी सिस्टम था। रैयतवारी में याद रखिएगा
रैत वारिस सिस्टम किसने लागू किया था? तो मुनरो, थॉमस मुनरो ने। किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने लागू किया था। इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसमें उपज का 50%, उपज का कितना? 50% रेवेन्यू दिया जाता था। कितना? उपज का 50%। उपज का कितना? 50% क्या दिया जाता